नमस्कार। एक 37 वर्षीय महिला की कुंडली 12 मार्च 1984 प्रातः 4:44 का यहाँ समय लिया गया है और आपने जो हमें बाद में कुंडली भेजी थी उसके हिसाब से जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ लिए गए हैं तो मकर लगन का उदय यहाँ हो रहा है। कुंडली कुंभ लगन से भी देखी गई थी, कुंडली मकर लगन से भी अभी देखी जाएगी। शादी के इवेंट्स, संतान के इवेंट्स और जो भी बातें आपने इनके बारे में मुझे बताई हैं, आपकी मैरिड लाइफ के बारे में, इनके बारे में, स्वभाव के बारे में, वो सारी चीजें मुझे ज्यादा जो दिखाई दी हैं वो मकर लगन की कुंडली में ज्यादा दिखाई दे रही हैं। कुंभ लगन की कुंडली में वो सिचुएशंस दिखाई नहीं दे रही हैं। चलिए मैं इसके बारे में भी आपसे भी बात करूंगा कि इस कुंडली में ऐसी क्या क्या चीजें हैं, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन पहला इवेंट्स के आधार पर जो निर्णय है वो ये है कि मकर लगन है और मकर लगन के हिसाब से चाहे इनका समय 4:40 भी हो या 42 हो वो भी चलेगा। चलिए, कुंडली मकर लगन की है। मकर लगन शनि का लगन, चर राशि का लगन होता है। व्यक्ति के भीतर पृथ्वी तत्व और जल तत्व दोनों के गुण देखे जाते हैं। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति स्वभाव से मेहनती है, एडजस्टमेंट करना चाहता है। इसको मैं ये कह सकता हूं, मैंने मकर लगन वालों के लोगों को मैं ये चीजें देखी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लगन का मालिक जो है वो शनि है और शनि कर्म कारक ग्रह है और शनि बैठा है कुंडली के दशम भाव में उच्च का, यानी व्यक्ति वर्कहोलिक है। व्यक्ति जीवन में कर्म करके कुछ प्राप्त करना चाहता है, यानी ऐसे लोग अपने बल पर सोर्स ऑफ इनकम इकट्ठा कर सकते हैं। सोर्स ऑफ इनकम इनको मिल सकती है, कार्य क्षेत्र में इनको तरक्की प्राप्त हो सकती है, क्योंकि लग्नेश दशम भाव में उच्च का होके बैठा है। निम्न वर्ग के लोगों से फायदा दिला देगा, जनता से फायदा दिला देगा। बोलचाल के बल पर, वाणी के बल पर धन कमा सकते हैं आप, यानी आप अपना पैसा कमाने में जिंदगी में अपनी बोलचाल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि आपका सेकंड लॉर्ड शनि भी इस कुंडली में दशम भाव में और एक्सचेंज करके बैठा हुआ है। घर से, परिवार से, कुटुंब से सहयोग दिलाएगा। खाने पीने से संबंधित कोई व्यवसाय हो, फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम हो, बोलचाल से संबंधित कोई काम हो, लोगों को सलाह देने का कोई काम हो, ऐसे काम, ऐसे बिजनेस, ऐसे क्षेत्र में नौकरी करना आप अपने जीवन में अगर चाहेंगे तो उसमें ज्यादा अच्छी सफलता प्राप्त कर लेंगे। कुंडली में दश में जो शुक्र है वो योग कारक है, यानी केंद्र और त्रिकोण दोनों के फल देने वाला ये ग्रह है। शुक्र इस कुंडली में योग कारक होकर धन भाव में बैठा हुआ और शनि से एक्सचेंज है, यानी ये पोजीशन एक अच्छी पोजीशन है। इसको मैं कह सकता हूं शनि या शुक्र की महादशाएं अगर जीवन में आएंगी तो व्यक्ति अपने बल पर सोर्स ऑफ इनकम इकट्ठा करना शुरू कर देगा। अब सूर्य इस कुंडली में अष्टमेश होकर शुक्र के साथ है। पंचम भाव का मालिक, पंचम भाव संतान के लिए भी देखा जाता है। पंचम भाव का मालिक अष्टमेश सूर्य के साथ दूसरे घर में बैठा है, मंगल की दृष्टि भी है। संतान प्राप्ति में बाधा, कष्ट, सिजेरियन संतान का होना, मिसकैरेजेस होना, ये कॉम्बिनेशन दे सकता है, जैसा कि इनके साथ सिजेरियन भी हुआ है और नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है। लेकिन अष्टमेश जब लगन में सेकंड हाउस में बैठ जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी बोलचाल से अपने धन का नाश कर सकता है, यानी उसकी वाणी खराब भी हो सकती है जिसके कारण उसको अपने पैसे का नुकसान हो सकता है। मंगल और केतु कुंडली के एकादश घर में बैठे हैं। एकादश भाव प्राप्तियों का भाव है, वहां पर बैठा हुआ मेलेफिक प्लैनेट्स जैसे मंगल भी और केतु भी है, तो यह सोर्स ऑफ इनकम देगा। लेकिन मंगल केतु का यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को जोश, साहस और एग्रेशन भी देता है, वो कॉम्बिनेशन भी यहाँ दिखाई दे रहा है। भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन, प्लॉट आदि से व्यक्ति को जीवन में फायदा होता है, या ये कह सकते हैं व्यक्ति इतना सक्षम होगा कि अपने बल पर इन सब चीजों को एकत्र कर सकता है, या जहां जाएगा इसके भाग्य से वो सब चीजें इनको मिलेंगी। राहु पंचम भाव में बैठा है। पंचम भाव में बैठा हुआ अशुभ ग्रह संतान के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, संतान प्राप्ति में कष्ट देता है, संतान के साथ वैचारिक मतभेद देने में भी सक्षम होता है। वैसे राहु की बात करें, राहु यहाँ शुक्र की राशि में है और शुक्र यहाँ धन भाव में है, इसलिए राहु अपनी दशांतर दशा के अंदर आपको सोर्स ऑफ इनकम देगा, बुद्धि के बल पे फायदा देगा। कभी कभी ऐसे लोगों को अचानक से धन की प्राप्ति हो जाती है, झटके से भी धन मिल जाता है, कभी लॉटरी से, कभी सट्टे से, कभी शेयर मार्केट से भी ऐसे लोग पैसा कमा लेते हैं।
बुध इस कुंडली में देखेगा भाग्येश होकर तीसरे घर के अंदर बैठा हुआ है, और बृहस्पति कुंडली में द्वादश भाव में बैठा हुआ है। इसका मतलब यह है द्वादशेश द्वादश में और भाग्येश तीसरे घर में। भाग्य बनाने के लिए घर से दूर जाना, भाग्य बनाने के लिए जन्म स्थान से दूर आप जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, टूर ट्रैवलिंग्स कर रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन यहाँ बुध ने दर्शाया है। बुध भाग्य स्थान को वापस देखता है, व्यक्ति अपनी मेहनत से भाग्य उदय करेगा, क्योंकि तीसरा घर मेहनत का है, भाग्य स्थान को दृष्टि देता है, यानी मेहनत और भाग्य जुड़ गए। लेकिन थर्ड हाउस में यात्राएं और स्थान परिवर्तन भी होते हैं। अब बृहस्पति द्वादश भाव में, द्वादशेश द्वादश में हो और वो भी बृहस्पति जैसा ग्रह हो, देखिए यहां भी द्वादश भाव में, नवांश में भी द्वादश भाव में, दशमांश में भी, यानी ये बृहस्पति आपको घर से दूर ले जाने में सक्षम है, शॉर्ट जर्नीज कराने में सक्षम है। अब बात करूंगा चंद्रमा की। चंद्रमा कुंडली में सप्तमेश है, सप्तम भाव का मालिक पति का स्थान का मालिक है, उस पर शनि की दृष्टि है, सप्तम भाव पर दशम दृष्टि। चंद्रमा अपने से द्वादश और लगन से छठे घर में पड़ा हुआ ग्रह है और मंगल की दृष्टि है, यानी सप्तमेश जब इतना पीड़ा में हो तो सिक्स्थ हाउस झगड़ा झंझट के लिए जाना जाता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स कराने का कॉम्बिनेशन है। शनि की दृष्टि भी और मंगल भी, और चंद्रमा मन का कारक है, उसके ऊपर जब अशुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो वो आपको एग्रेशन और परेशानियां, क्रोध, झुंझलाहट देता है। चंद्रमा पर एक नजर में नवांश कुंडली में भी डालना चाहूंगा कि यहाँ चंद्रमा शत्रु की राशि में बैठा है, शनि की राशि में। शनि नीच के हैं, अष्टम अपनी दशम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं, मंगल भी नीच के हैं, वो भी देख रहे हैं। अब ऐसी स्थितियां अगर जीवन में आ जाएं तो व्यक्ति के दिमाग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कर सकते हैं ये कॉम्बिनेशन। अत्यंत तेज गति से क्रोध, समस्या आना, वो सब यहाँ है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब जब ग्रह की दशा आएगी वो तभी परिणाम देता है। शनि की महादशा चल रही है, शनि इस कुंडली में नवांश में अष्टम भाव में नीच का होके बैठा है, पंचमेश और षष्ठेश होके। इसका मतलब शनि की दशा में हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स होंगी, झगड़े झंझट होंगे। उसके पीछे पहला रीजन कि शनि नीच का होके अष्टम में। दूसरा, ये शनि जहां आपके चंद्रमा यानी आपके मन को प्रभावित करते हैं, मन को क्रोधित करते हैं, झुंझलाहट भरा करते हैं, टेंशन देते हैं, एग्रेशन देते हैं, वहीं ये शनि शुक्र को भी दृष्टि देता है। यहाँ मंगल और शनि दोनों नीच के हैं, और ये शुक्र को, शुक्र ब्यूटी ऑफ मैरिज का कारक है। शादी होना एक अलग बात है, शादी में शादी जैसा सुख मिलना एक अलग बात है। तो शुक्र भी यहाँ मंगल और शनि से पीड़ित, चंद्रमा भी यहाँ पीड़ित, और दशा चल रही है वर्तमान में शनि में चंद्रमा, अक्टूबर 20 से मई 2022। अब आपके पास इस समय जो स्थितियां चल रही हैं, मैंने ऐसे केसेस में देखा है कि भाई साहब लोगों के डाइवोर्स हो जाते हैं, लोग सेपरेट हो जाते हैं, वो कहते हैं भैया अब साथ में रहना नहीं, क्योंकि झगड़े झंझट पूरे तरीके से हो रहे हैं। और इस हॉरोस्कोप में ऐसा अभी जून 2023 तक चलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगली दशा है शनि में चंद्रमा के बाद शनि में मंगल, जो मंगल नीच का है, जो मंगल अष्टमेश है, नीच का है, शुक्र को भी प्रभावित करता है, मंगल चंद्रमा को भी प्रभावित करता है। यानी व्यक्ति के स्वभाव में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आने वाला, व्यक्ति के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आने वाला। कभी व्यक्ति शांत है, कभी व्यक्ति बहुत क्रोधी है, बहुत अधिक क्रोध करने वाला, छटपटाहट, जितनी भी बात आपने मुझे बताई वो सारी इस हॉरोस्कोप में दिखती है। अब इसमें एक कमी और है, वो भी बताता हूं। यहाँ पे देखिए सप्तम का मालिक यहाँ छठे घर में गया हुआ है, यहाँ पे देखिए सप्तम भाव का मालिक बृहस्पति द्वादश भाव में गया। इसका मतलब है कि सप्तम भाव, सप्तमेश का मतलब है हस्बैंड, आपका लाइफ पार्टनर, जो इस कुंडली में दिखता है कि भाई इस व्यक्ति की शादी किसी से भी होती, इनको अपनी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ेगा, इनकी वजह से इनके हस्बैंड को सफर करना पड़ेगा, इनकी वजह से इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, इनकी मन की वजह से, इनकी मानसिकता की वजह से, इनकी क्रोध की वजह से, इनके टेंशन्स की वजह से, इनके स्वभाव की वजह से इनको ये प्रॉब्लम होगी। जून 2023 तक अगर आपकी ये शादी चल जाती है तो बहुत बढ़िया है, फिर आगे समस्या नहीं आएंगी। नहीं तो भाई साहब अभी वर्तमान की स्थितियां ये कहती हैं
कि बहुत बड़ा डिस्प्यूट्स, बहुत बड़ी परेशानियां, टेंशन्स आपके साथ इस हॉरोस्कोप में चलती दिखाई दे रही हैं। उपाय मैं इनके लिए बता दूंगा, लेकिन भाई साहब कंडीशंस टिपिकल हैं। आपने इनके बारे में पूछा है, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फेसिंग अपोजिशन इन कैरियर एज फेसिंग पॉलिटिक्स एट अवर वर्क। सबसे ज्यादा जरूरी चीज आप देखिए, दशमांश में शनि कहाँ है? द्वादश भाव में है। द्वादश भाव में बैठा हुआ शनि, उसकी दशा चल रही है। अंतर दशा किसकी चल रही है? चंद्रमा की। अब चंद्रमा कहाँ है? पंचम भाव में। यहां भी नीच का मंगल उसे दृष्टि दे रहा है, यहां भी चंद्रमा छठे घर में है, यहां भी चंद्रमा पीड़ित है। तो चंद्रमा से सारा खेल है इस हॉरोस्कोप में कि मई 2022 तक अगर कोई नौकरी कर रहे हैं, वो नौकरी चली जाए, नौकरी में झगड़ा झंझट हो जाए, नौकरी में विवाद खड़ा हो जाए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये इस प्रकार की दशाओं में घिर चुके हैं। ऐसे में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक नुकसान पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। तो वो स्थिति भी साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि भैया प्रॉब्लम बहुत सारी है इस हॉरोस्कोप के अंदर। और जब समस्या बहुत सारी हो तो उनके लिए अगर व्यक्ति उनको स्वीकार करे और उसमें पूजा पाठ करे तो वो उनको सॉल्व भी कर सकता है। लेकिन अभी जून 2023 तक का समय इस हॉरोस्कोप वाइज बहुत टिपिकल है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, नौकरी के तौर पे हो, परेशानियां हो, रिलेशनशिप्स हो, चाहे संतान के साथ रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो, क्योंकि आप देखिएगा ये सप्तांश कुंडली है, चिल्ड्रन के लिए देखी जाती है। यहाँ पे चंद्रमा देखिए फिर से राहु केतु एक्सेस में सूर्य केतु के साथ पड़ा हुआ है, फिर मंगल की दृष्टि है और चंद्रमा की दशा चल रही है। संतान के चार्ट में प्रॉब्लम है, तो संतान को कष्ट या संतान से रिलेशनशिप्स खराब होना वो सब दिखता है। लेकिन इन सब का एक कारण ज्यादा दिखता है, वो इनकी स्वयं की मानसिकता है। ये खुद इतनी इस समय डिस्टर्ब है कि इनकी मानसिकता इस समय नकारात्मक हो रही है। ये कब किससे क्या कह दे, कब किससे कहाँ उलझ जाए, कब किस पे शक करने लगे, कब किसी की बात ना माने, सिर्फ अपनी अपनी बात माने, वो सारी स्थितियां दिखाई देती हैं। जब चंद्रमा इतना ज्यादा पीड़ा में हो तो व्यक्ति को कुछ भी नहीं तो भगवान शिव की शरण में चले जाना चाहिए। और मैं इनके लिए यहाँ सिर्फ एक ही उपाय बताऊंगा कि भैया सिर्फ एक उपाय करो। वो एक उपाय है कि आप भगवान शिव का स्तोत्र पाठ होता है रुद्राष्टकम, रुद्राष्टकम का रोजाना 11 बार 7 बार, या तो 7 बार करो या 11 बार पाठ करो, बस। बाकी कोई उपाय करने की आपको जरूरत नहीं है। और ओपल रतन आप जरूर धारण कर लो, एक डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में आप धारण कर लो। मैरिड लाइफ रिलेटेड इश्यूज ज्यादा हैं तो आप इसको रिंग फिंगर के अंदर धारण करो। आप चाहें तो इसे मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपको रिंग बना के प्रोवाइड करा दूंगा। तो एक अच्छा सा डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल आप इनको यहाँ राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहनाइएगा और सिर्फ रुद्राष्टकम का पाठ करें। गूगल से सर्च कर लें, रुद्राष्टकम आपको मिल जाएगा। उसका 7 बार या 11 बार इनको पाठ करना है। स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत शांत रहने की जरूरत है। यदि आप इनके साथ रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं तो आपको भी बहुत बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइज यहाँ करने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी दशाएं, इनकी स्थितियां तो भाई साहब ये कह रही हैं कि स्थिति बहुत टिपिकल है। ऐसी स्थितियों में मैंने आपको बोला भी था कि मैंने कई चार्ट देखे हैं कि भैया लोगों का सेपरेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि दशाएं बिल्कुल भी फेवर में नहीं है, दशाएं पूरी तरीके से प्रतिकूल इनके लिए चल रही हैं। उपाय करेंगे, ध्यान रखेंगे तो हो सकता है आपकी ये समस्याएं सॉल्व हो जाएं, टल जाएं। तो मेरे हिसाब से मकर लगन का हॉरोस्कोप ज्यादा करेक्ट हुआ, क्योंकि इसमें लगन भी चेंज हुआ, इवेंट्स करेक्ट निकले, वर्तमान की स्थितियां दिखाई दी। तो ये था भाई साहब आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। और आगे से आप भविष्य में किसी को भी जन्म समय बताएं तो मैं कहूंगा उनको 4:44 ना बता के उनको कहो 4:42 का जन्म है। 4:42 पे भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन 4:42 में आपको कभी लगन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 4:42 का समय आप इनको बताइएगा, वो इनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। नमस्कार।